हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लैंडफॉर्म सिंप्लीफाइड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए हम करने वाले हैं आपका सी यू ई टी पी जी सी यू ई टी पी जी जियोग्राफी का 2025 का पेपर है। ये इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसका सी यू ई टी का लेवल कहीं ना कहीं नेट के लेवल से मैच करता है, कुछ हद तक मैच करता है, ठीक है, पूरी तरीके से मैच नहीं करता, लेकिन हाँ बहुत हद तक क्या है, नेट के लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की भूपर्पटी यानी कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसके संगठन में, कॉम्पोजिशन में दूसरा प्रमुख तत्व है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पूछा है कि दूसरा प्रमुख तत्व कौन सा है। यानी पृथ्वी की क्रस्ट में, पृथ्वी के संगठन में, जो पृथ्वी की क्रस्ट के संगठन में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। तो सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, सबसे अधिक आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, लगभग 46.6%। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है आपका, ऑक्सीजन के अलावा फिर सिलिकॉन आता है। कौन आता है, सिलिकॉन। ये लगभग लगभग 27.72%, या फिर यूँ कहें कि 28% के लगभग पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 8% और लोहा कितना, 5%, ठीक है। बाद में फिर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब तत्व पाए जाते हैं। तो क्या आंसर आपका ठीक हो जाएगा, दूसरा पूछा है तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, सिलिकॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने की पृथ्वी की उत्पत्ति की, यहाँ पे देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। 2022 के पेपर में भी आप देखेंगे, 2023 के में, और 2024 एंड 25 में भी आप कहीं ना कहीं अर्थ के ओरिजिन से संबंधित जो थ्योरीज हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। कभी आपका टाइडल हाइपोथेसिस पूछ लेगा, तो कभी आपका प्लैनेटासिमल हाइपोथेसिस पूछ लेगा, और कभी आपका इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। इस पेपर में क्या पूछा गया, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति की अंतर तारक धूल धूल परिकल्पना, यानी इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई थी। तो ये आपकी ऑटो श्मिड के द्वारा कौन सी हाइपोथेसिस दी गई, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। और हॉयल की कौन सी थी, सुपरनोवा हाइपोथेसिस थी। जीन और जेफरीज, ठीक है, जीन और जेफरीज की कौन सी थी, जीन और जेफरीज की टाइडल हाइपोथेसिस, जिसको ज्वारीय परिकल्पना भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आंसर क्या होता है, आंसर आपका यहाँ पर ऑटो सिमिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोल्ड से। देखिए डायरेक्ट मेंशन किया गया है यहाँ आपके सिलेबस में, सीवीटी पीजी का अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे, फोल्ड, फॉल्ट, डोम वगैरह ये सब क्या है, मेंशन है। तो फोल्ड से क्वेश्चन आया है कि वलन में, वलन डैश बलन में, बलन की दोनों भुजाएं क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं, तथा अक्षीय तल क्या हो जाता है, क्षैतिज हो जाता है। तो देखिए इस तरीके का कुछ फोल्ड बन जाता है, यानी कि दोनों भुजाएं एक दूसरे क्या हो गई, समानांतर हो गई। ये जब फोल्ड कुछ इस तरीके से हो जाता है और अक्ष क्या है, क्षैतिज हो जाता है, तो इसको रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसको, परिवलित यानी शयान खंड कहते हैं, शयान फोल्ड कहते हैं, ठीक है, रिकम्बेंट फोल्ड, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो प्रकाश स्तंभ के रूप में किसको जाना जाता है, तो स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली क्या है आपका, राइट आंसर है, क्योंकि स्ट्राम्बोली क्या है, एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि यहाँ पर पाया जाता है आपका स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ पाया कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही कथनों की पहचान करें। देखिए चार स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, चारों जियोमॉर्फोलॉजी से हैं, ठीक है। पहला है आपका कि आधार तल की संकल्पना, यानी कि जो बेस लेवल का कॉन्सेप्ट है वो कौन देता है, 1880 में जी के गिलवर्ट। तो ये आपका कथन क्या है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि आधार तल की संकल्पना या बेस लेवल कॉन्सेप्ट कौन देता है, पॉवेल साहब देते हैं, ठीक है, W S पॉवेल, ठीक है।
JW पॉवेल, ठीक है, JW पॉवेल, ठीक है। फिर अगला है आपका, ग्लेशियर के अंतिम बिंदु को टार्न कहते हैं। तो ग्लेशियर का अंतिम बिंदु टार्न कहलाता है? नहीं, ग्लेशियर का जो अंतिम बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? हिमोड कहलाता है। और स्पेशली वो उसको टर्मिनल मोरेन कहते हैं या समापक हिमोड कहते हैं। तो अब दूसरा कथन भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि ड्राई कंटर पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। ड्राई कंटर क्या है? ड्राई कंटर जो है वो पवन के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। अगला है आपका, अगला कथन है कि लैपिस जो है वो भूमिगत जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। तो ये कथन भी आपका क्या है? सही है। लैपिस क्या है? भूमिगत जल द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृति है, ठीक है। कास्ट टोपोग्राफी का हिस्सा है और उसमें भी कैसा है? इरोजनल, ठीक है। तो इस प्रकार सी और डी आपका करेक्ट हो जाएंगे, यानी कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बिना किसी देरी के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रॉक्स से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीयूईटी में और बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब चट्टान का नाम और चट्टान का प्रकार दे रखा है, एंडेसाइट, गैब्रो, मृत्तिका में यानी आर्गिलेसियस और फाइलाइट। तो फाइलाइट कैसी चट्टान है? फाइलाइट कैसी चट्टान है? मेटामॉर्फिक रॉक है। शेल क्या होती है? स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। स्लेट जो है वो फाइलाइट में और फाइलाइट शिस्ट में, और शिस्ट क्या होती है? वो अंतिम रूप से नीस में परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार फाइलाइट कैसी चट्टान हो जाएगी? मेटामॉर्फिक अर्थात रूपांतरित चट्टान। तो डी का क्या हो जाएगा? डी का आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है, डी का थर्ड। जबकि एंडोसाइट कैसी चट्टान है? एंडोसाइट जो है आपकी एक बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है, यानी कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जब लावा क्या होता है? बाहर आकर जमता है तो उससे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती हैं। गैब्रो कैसी चट्टान है? गैब्रो आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो बी का क्या चौथा हो जाएगा, डी का थर्ड, ए का आपका सेकंड, और मृत्तिका में या आर्गिलेसियस कैसी है? तल चट्टी ना कहकर हम क्या कहेंगे? अवसादी चट्टान, यानी सेडिमेंट्री रॉक है। तो इस प्रकार ए का आपका दूसरा और डी का तीसरा, ठीक है, सी का फर्स्ट। ए का एंडेसाइट कैसी है? एंडेसाइट आपकी बहिर्वेदी है, तो ए का दूसरा, ए का दूसरा यानी एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक ही आपका ये करेक्ट है, ठीक है। और हमने इसका पूरा एनालिसिस भी देख लिया है, जैसा कि हम जानते हैं। बी का चौथा, ठीक है। गैब्रो क्या है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। मृत्तिका में, मृत्तिका जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि तलछट यानी कि अवसादी चट्टान है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी से है, ठीक है, जलवायु विज्ञान से अगला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला कि एक अवस्था जिसमें क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर जो होता है वायुमंडल की निचली परत, उसमें ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है, को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देखिए बेसिकली सामान्य रूप से तो क्या होता है कि तापमान जो है क्षोभ मंडल में क्या होता है? डिक्रीज होता है, ऊंचाई के साथ क्या होता है? घटता है, जिसको जो लगभग 1 किलोमीटर ऊंचाई पर कितना घट जाता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट या तापमान की सामान्य पतन दर कहा जाता है। परंतु अगर इसके विपरीत स्थिति हो जाती है, यानी ऊंचाई के साथ तापमान भी क्या होता है? बढ़ने लगता है, तो उसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है, यानी कि तापमान का व्युत्क्रमण, ठीक है, तापमान का व्युत्क्रमण। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्थानीय भाषा में कौन सी पवन को हिमभक्षणी कहा जाता है? विच विंड इज नन एज स्नो ईटर। तो आपकी चिनूक पवन को क्या कहा जाता है? स्नो ईटर कहा जाता है, क्योंकि ये बर्फ को क्या करती है? पिघला देती है, ठीक है। और हरमट्टन क्या है? हरमट्टन आपकी डॉक्टर विंड। मिस्ट्रल विंड कहाँ की है? मिस्ट्रल विंड आपकी स्पेन में प्रवाहित होने वाली ठंडी हवा है, ठीक है। जबकि जोंडा कैसी है? अर्जेंटीना की पवन है, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेंगे साथ ही साथ एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये भी क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है। सो
विशिष्ट आर्द्रता यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें सर्वाधिक पाई जाती है? तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो कहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाएगी? ये डोलड्रम, ठीक है, डोलड्रम यानी कि आपका भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे ये डोलड्रम क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है थॉर्नथ्वेट के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से, ठीक है। तो 1931 में क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में थॉर्नथ्वेट ने विश्व मानचित्र पर, वर्ल्ड मैप पर डैश जलवायु प्रकारों को चित्रित किया। तो कितने? तो ये 32, ठीक है, 32। हालांकि 120 चित्र भी बन सकते थे, लेकिन थॉर्नथ्वेट ने प्रैक्टिकली तौर पर कितने? 32 जलवायु प्रकारों को चित्रित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन से पूछा गया। ये भी आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन किए गए हैं, इनको भी आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की निम्नलिखित श्रेणियों को उनके पवन वेग के अनुसार आरोही क्रम में, आरोही यानी कि ऐसे क्रम में, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन से सबसे कम वेग वाले कौन से होते हैं? प्रारंभिक विक्षोभ, ठीक है, यानी बी क्या है आपका? बी सबसे पहला। इसके पश्चात कौन सा है? प्रारंभिक विक्षोभ के बाद आपके आते हैं कौन से? उष्णकटिबंधीय झंझावात यानी तूफान, BDAC। और अंतिम रूप से आपका हरिकेन सबसे अधिक वेग या अधिक गति के साथ बहते हैं, ठीक है। तो BDAC कौन सा आपका ऑप्शन ठीक होगा? BDAC आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है? राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। तो कौन कौन से कथन जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के संबंध में क्या है? सही है। पहला कथन है कि समुद्र तल पर यानी सी लेवल पर वायुमंडल द्वारा डाला गया दबाव कितना होता है? 1004 ग्राम प्रति पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है या प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है? ये कथन आपका क्या है? गलत है, क्योंकि समुद्र लेवल पर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1013.25 मिलीबार होता है, ठीक है, 25 मिलीबार की, ठीक है। अगला है आपका वायु दाब में परिवर्तन की दर और दिशा को क्या कहा जाता है? बैरोमीट्रिक स्लोप कहा जाता है। बिल्कुल ठीक कथन है, ए और बी बिल्कुल क्या है? ठीक है। अगला है कि मानचित्र पर समदाब रेखाओं के बीच का अंतराल दाब प्रवणता को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि दाब प्रवणता को दर्शाता है, बिल्कुल ठीक है। अगला है कि तापमान में अगला कथन क्या है? तापमान में कमी के कारण क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? बढ़ता है। तापमान में कमी के कारण क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? बढ़ता है। तो ये नहीं बढ़ता, क्योंकि हवा क्या हो जाती है? हवा जो है ऊपर जाकर के होती है, गर्म होती है, और वो क्या होती है? फिर फैलती है, जिस कारण तापमान नीचे, देखिए हवा सघन होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिस कारण से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे अधिक लगता है, जबकि ऊपर जो है ये कम होता है। तो इस प्रकार सही एक्सप्लेनेशन होगा। तो बी और सी केवल सही कथन होंगे, बी और सी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, बी और सी राइट हो जाएंगे, ठीक है, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको कुछ फोर्स या फिर क्या दे रखे हैं? इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, यंत्र दे रखे हैं, और उनका इफेक्ट दे रखा है, ठीक है। एनीमोमीटर क्या करता है? तो एनीमोमीटर क्या नापता है? विंड के वेग को, विंड वेलोसिटी। एनीमोमीटर मीजर्स व्हाट? विंड वेलोसिटी, यानी कि पवन की गति। तो एनीमोमीटर पवन की गति को मापता है। ए का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। कोरियोलिस बल क्या होता है? पवन के दिशा में विक्षेपण को बताता है, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा? बी का चौथा। दाब प्रवणता बल क्या होता है? वायुमंडलीय परिसंचरण का विकास करता है, क्योंकि दाब अगर मान लीजिए कम होता है तो और हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर से क्या होती हैं? लो प्रेशर की ओर चलती हैं, यानी कि दाब में अंतर के कारण क्या होता है? हवाओं का संचरण शुरू होता है, हवाएं क्या होती हैं? गतिशील होती हैं। जबकि घर्षण बल क्या होता है? पवन की गति को कम करता है, ठीक है।
तो इस प्रकार ए का क्या हो जाता है, ए का आपका तीसरा, ए का तीसरा और बी का चौथा, ए का तीसरा बी का चौथा पवन की गति को मापता है। सॉरी सॉरी, एक का क्या होगा, एक का दूसरा हो जाएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, एक का दूसरा, जैसे कि हमने सही पढ़ा है, ठीक है। तो एनीमोमीटर पवन की गति को मापता है, कोरिलेशन पवन की दिशा में विक्षेपण को बताता है, ठीक है। एक का दूसरा बी का चौथा, एक का दूसरा बी का चौथा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। सी का फर्स्ट हमने देख ही लिया, और आपने डी का पढ़ा कि डी का दूसरा ये गति को क्या करता है, कम करता है। अगला क्वेश्चन है आपका ओशनिक डिपॉजिट यानी महासागरीय निक्षेप से पूछा गया है, ठीक है। महासागरों में तरह तरह के निक्षेप क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। तो पूछा है रेडियोलेरियन, मोनोजाइट, प्यूमिस और टेरोपोड। तो रेडियोलेरियन जो होता है क्या होता है, एक जैविक पदार्थ निक्षेप है, और जैविक पदार्थ निक्षेप में कैसा है, ये पेलेजिक है, और पेलेजिक के अंदर भी इसको सिलिकेरियस और कैल्सेरियस दो पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि चूना युक्त यानी चूना प्रधान और सिलिका प्रधान। तो चूना युक्त प्रधान जो होते हैं, चूना युक्त प्रधान जो होते हैं यानी ये क्या सिलिक कैल्सेरियस होते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आपका एक तो टेरोपोड आता है, ठीक है, एक मिनट रुकें, उसमें आपका टेरोपोड आता है, टेरोपोड आता है। टेरोपोड क्या होते हैं, जीव होते हैं ये एक तरीके के। गिलोबिजेरिना, ठीक है, गिलोबिजेरिना। राइटिंग को आप क्या करेंगे, क्योंकि फ़ोन है मेरे पास भाई तो मैनेज करेंगे आप, ठीक है। गिलोबिजेरिना और टेरोपोड ये कैसे हैं आपके, कैल्सेरियस हैं, ठीक है। और आपका जो रेडियोलेरन और डाई एटम होता है वो क्या होता है, सिलिगेरियस होता है, यानी सिलिका युक्त होती हैं। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रेडियोलेरियन क्या हो जाएगा, सिलिका युक्त, एक का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। जबकि टेरोपोड कैसा है, चूना युक्त, एक का चौथा, डी का दूसरा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। मोनोजाइट कैसा है, मोनोजाइट आपका, मोनोजाइट कैसा है, मोनोजाइट जो है वो आपका, मोनोजाइट है आपका स्थलीय, टेरिजेनियस, ठीक है। मोनोजाइट टेरिजेनियस है, जो कि क्या है, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, ठीक है। तो इस प्रकार ए का चौथा और बी का फर्स्ट और डी का दूसरा, ए का चौथा, देखते हैं किस ऑप्शन में है। डी का दूसरा और ए का चौथा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक मिनट क्या भाई, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ए का चौथा, बी का फर्स्ट, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। सी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सी का थर्ड। ये क्या है, प्यूमिस एक ज्वालामुखी है आपका निक्षेप है, ठीक है, ज्वालामुखी पदार्थ निक्षेप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार सीवीटी में पूछा गया है कि महासागर में जो लवण होते हैं उनकी मात्रा किस प्रकार क्रम में लगानी है आपको, ठीक है। निम्नलिखित लवणों को महासागरीय जल के संगठन में, कॉम्पोजिशन में उनके हिस्से के अनुसार अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, सबसे अधिक आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। उसके अलावा कौन सा है आपका, फिर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड के बाद कौन सा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, यानी कि क्या हो जाता है, सबसे पहले बी आ जाएगा आपका। इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाएगा, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि BDCA कौन सा है आपका, BDCA कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका जो है वो राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका रिजिस से पूछा गया है, ठीक है। ओशनिक रिलीफ जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि कौन सी कटक कौन से महासागर में क्या होती है, पाई जाती है। पूछा है कि डैश हिंद महासागर में स्थित कटक है, हिंद महासागर में स्थित कटक कौन सी है, सेचेलस कटक, डॉल्फिन कटक, बोनिन कटक या फिर बाल्विस कटक। तो सेचेलस कटक कौन सी कटक है, हिंद महासागर की कटक है। सेचेलस किसकी कटक है, हिंद महासागर में स्थित कटक है, ठीक है।
जो कि किधर की ओर निकलती है, जो कि अफ्रीका की ओर निकलती है। सेचेलस के अलावा हिंद महासागर में हमने पढ़ी थी कौन कौन सी कटक पाई जाती हैं। सोकोत्रा चैगोस चैगोस कटक है, और इसके साथ ही साथ एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक, साथ ही साथ घासवर्ग कटक पड़ी थी। ठीक है, तो ये सारी किसकी हैं, हिंद महासागर की। तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, सेचेलस कटक। जबकि ये डॉल्फिन कटक किसकी है, अटलांटिक की है। बोनिन किसकी है, बोनिन किसकी है बताएंगे, बोनिन पैसिफिक की है। ठीक है, पैसिफिक की है। इसके अलावा आपका बॉलबिस कटक किसकी है, बॉलबिस जो है वो अटलांटिक की। अगला आएगी उच्चतम ज्वारीय परिसर कहाँ देखी जाती है। तो उच्चतम ज्वार जो होते हैं वो कहाँ देखे जाते हैं, वो आपका फंडी की खाड़ी में देखे जाते हैं। बे ऑफ फंडी ये कहाँ पर है आपकी, ये आपकी कनाडा के तट पर है। ठीक है, कहाँ है, कनाडा। जबकि भारत में कहाँ सबसे ज्यादा उच्च ज्वार ऑब्जर्व किए जाते हैं, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ये कहाँ पर है, गुजरात, खंबात की खाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रवाल के विकास के लिए अनुकूल दशाएं नहीं है। मध्यम लवणता, तो प्रवाल के विकास के लिए मध्यम लवणता कैसी दशा है, बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि अधिक लवणता क्या होती है, प्रवालों को नष्ट कर देती है। ठीक है, और जो मूवमेंट होता है वो प्रवालों के विकास के लिए एक तरीके से क्या होता है, लाभदायक होता है। अर्थात जो ओशनिक करंट्स होती हैं, ओशनिक लहरें होती हैं, वो प्रवाल के विकास में वृद्धि करती हैं, बढ़ावा देती हैं। ताज़ा पानी, स्वच्छ पानी जो होता है वो क्या होता है, स्वच्छ पानी जो है, बिल्कुल स्वच्छ पानी क्या होता है, प्रवाल के एक तरीके से क्या होता है, प्रवाल के लिए स्वच्छ पानी प्रवाल के लिए क्या होता है, प्रवाल के लिए अनुकूल पूछा है ना। तो तलछट मुक्त पानी, तलछट मुक्त पानी यानी तलछट जिसमें पाए जाते हैं उसमें प्रवाल जीवित नहीं रह पाते, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्योंकि तलछट जिसमें पाए जाते हैं ना, उससे फिर मुंह बंद हो जाता है प्रवाल का, और इस प्रकार वो भोजन ग्रहण नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से अनुकूल जो नहीं होगा वो आपका चौथा हो जाएगा, तलछट मुक्त पानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द गढ़ा था, पारिस्थितिक शब्द सॉरी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। तो इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, ये बैरोज, टांसले, ओडम, हैकल। तो ए जी टांसले ने क्या दिया था, ए जी टांसले महोदय ने कब दिया था इकोसिस्टम शब्द, 1935, 1935। ठीक है, हैकल साहब क्या देते हैं, हैकल साहब जो हैं वो आपका इकोलॉजी टर्म देते हैं, इकोलॉजी टर्म, इकोलॉजी टर्म। और ये कब देते हैं, 1869 में, 1869। एक बार डेट आप चेक कर लेंगे। ठीक है, 1869 या फिर 1865, ज़्यादातर 1869 ठीक है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपका एनवायरमेंटल ज्योग्राफी या बायो ज्योग्राफी से ही है कि डैश का पिरामिड विभिन्न पोषण स्तरों में जैव पदार्थों के भार पर आधारित है। तो जैव पदार्थ यानी बायोमास पर आधारित पिरामिड क्या कहलाता है, ऊर्जा का पिरामिड नहीं। प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, ये पिरामिड कहलाता है एनर्जी पिरामिड। जबकि जो प्रत्येक पोषण स्तर पर सकल जैविक भार कितना है वो कहलाता है आपका बायोमास का पिरामिड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है आपका एसिडिक रेन यानी अम्लीय वर्षा का, अम्लीय वर्षा डैश का प्रदूषण का कारण रहती है। ठीक है, या परिणाम है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो वायु प्रदूषण के कारण होती है। वायु में जब SO2 वगैरह गैसेस जो पहुंच जाती हैं तो ये क्या करती हैं, फिर एसिडिक रेन में H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में जो है वो जल के साथ मिलकर बरसती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है एयर आपका एयर पॉल्यूशन का रिजल्ट है। ठीक है, एसिडिक रेन। अगला क्वेश्चन आपका हीट आइलैंड से पूछा गया है। बेसिकली हीट आइलैंड क्या होता है, जब आसपास के ग्रामीण स्थलों से शहरी स्थल का टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं हीट आइलैंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, हीट आइलैंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो बड़े शहरों में
तापमान शहर के केंद्र से ग्रामीण इलाकों की ओर धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जब जैसे जैसे शहर के सेंटर भाग से ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़ती हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। क्योंकि शहरों में कंक्रीट पाई जाती है, शहरों में व्हीकल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, शहरों में ये जो ये पक्की इमारतें होती हैं ये क्या करती हैं, अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, जिस कारण क्या होता है, ऊष्मा जो है इनकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहला कथन तो क्या है आपका, ठीक है, पहला कथन क्या है, बिल्कुल ठीक है। अगला है कि गतिविधियों का संकेंद्रण, यानी एक्टिविटीज क्या होती हैं, शहर में ज़्यादा होती हैं। इमारतों का घनत्व और पक्की सतह ऊष्मा द्वीप के विकास में योगदान देती है। बिल्कुल मैंने अभी बोला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका कथन भी ठीक हो जाएगा। केंद्रीय और बाहरी भागों के बीच तापमान का अंतर दिन के समय अधिक स्पष्ट होता है। तो ये कथन आपका क्या है, सी कथन आपका गलत है, क्योंकि केंद्रीय और बाहरी भागों के बीच में जो तापमान का अंतर है वो दिन के समय अधिक नहीं होता, बल्कि रात के समय क्या होता है, अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि रात के समय अधिक स्पष्ट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके होते हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जबकि जो आपका अर्बन एरियाज होते हैं वो धीरे से, वो क्या होते हैं, देर से ठंडे होते हैं, जिस कारण जो तापमान का अंतर है वो क्या होता है, सर्वाधिक हो जाता है, यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा द्वीप की स्थितियां गर्मी के मौसम तक ही सीमित हैं, वे सर्दियों के मौसम में नहीं होती। तो ये कथन भी क्या है आपका, ये कथन भी गलत है, क्योंकि जो हीट आइलैंड है जरूरी नहीं कि वे गर्मियों में ही बने, वो सर्दियों में भी हो सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो अर्बन एरियाज है वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, गांव के मुकाबले गर्म रहता है, हालांकि तीव्रता में अंतर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि ए और बी कथन ही यहाँ पर क्या है, ठीक है। बाकी दो कथन तो क्या है आपके, गलत हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका बायोजियोग्राफी से है। अगला क्वेश्चन फिर बायोजियोग्राफी से है। जीव दे रखा है और उसका प्रकार दे रखा है, यानी एक तरीके से ट्रॉफिक लेवल पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहले स्तर पर प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जो कि कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। हरे पौधे सबसे प्राथमिक स्तर पर पाए जाते हैं। द्वितीय स्तर पर कौन होता है, द्वितीय स्तर पर कार्निवोर्स होते हैं, सॉरी हार्बीवोर्स होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। उसके बाद कार्निवोर्स होते हैं, उसके बाद आपके ओमनिवोर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादक किसे बोलते हैं, प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषी ए का सेकंड हो जाएगा। शाकाहारी क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ। मांसाहारी कौन होंगे, मांसाहारी जो हैं वो आपके द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, जबकि सर्वभक्षी कौन होते हैं, ओमनिवोरस, वो द्वितीयक मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बेसिकली सर्वभक्षी मनुष्य सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, और बी का आपका चौथा, ए का दूसरा बी का चौथा, दो में दे रखा है, एक में ही दे रखा है। ठीक है, तो आसानी सॉल्व हो गया, बाकी हमने एक्सप्लेन भी कर ही दिया है पूरा। ए का दूसरा, बी का चौथा, और सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। सी का फर्स्ट क्यों है, सी का फर्स्ट क्यों है, क्योंकि मांसाहारी कौन होते हैं, जो कि क्या होते हैं, मांसाहार करते हैं। ठीक है, जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। ठीक है, और ये सेकेंडरी क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार कौन सा कथन है आपका, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉइल से। देखिए सॉइल भी आप पढ़कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी इंडियन सॉइल का पूछ लेगा, कभी जो है इसका जनरल क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन पूछता है। अगला है कि भारत की मिट्टियों में का सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तार किसका है। तो भारत की मिट्टियों में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये लगभग कितने 43% एरिया पर पाई जाती है, 43 से 46%। ठीक है, जबकि दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, लाल मिट्टी आती है, लाल मिट्टी आती है 18.5% एरिया पर, जबकि जो काली मिट्टी है वो थर्ड नंबर पर आती है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केरल और असम, केरल और आसपास के क्षेत्र में
मानसून से पूर्व की वर्षा को क्या कहा जाता है? इसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, ठीक है, चेरी ब्लॉसम। मैंगो शावर आम्र वर्षा भी कहाँ होती है? केरल कर्नाटक के भाग में होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। काल वैसाखी कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है, ठीक है जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपका फैक्चुअल है। पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया? तो भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन यानी कि जिसको जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन या जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन कहा जाता है, कब लॉन्च हुआ? 11 जनवरी 2010 को, 11 जनवरी 2010 को ये लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सहायक नदी ट्रिब्यूटरी दे रखी है और रिवर दे रखी है, तो लोहित, कोयना, गिलगित, सिंधु, सॉरी स्पीति। तो सब जानते हैं कि लोहित ब्रह्मपुत्र की है, कोयना कृष्णा की, गिलगित सिंधु की। गिलगित जास्कर, हुंजा, नुब्रा, गासिंग, द्रास, श्योक, ये सब किसकी हैं? सिंधु की हैं। स्पीति का इसकी नदी है, स्पीति जो है वो आपकी सतलज नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ए बी सी डी इस प्रकार, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड। तो ये कौन सा ऑप्शन? ए का फर्स्ट, एक दो तीन चार, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। वीडियो लाइक ज़रूर करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे और हम आपको सारे PYQ यहाँ पर करा देंगे, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित तांबे की खानों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। तो खेतड़ी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान में तांबे की खान है, ठीक है, जैसा कि ऊपर वर्णित भी कर दिया गया, बता दिया गया है। और ये कौन से? झुंझुनू जिले में पाई जाती है, इतना भी ध्यान रखें। मलंजखंड बालाघाट जिले में पाई जाती है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार सबसे ऊपरी कौन सी हो जाती है? खेतड़ी। सबसे उत्तर, उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। सबसे उत्तरी कौन सी आपकी? खेतड़ी है, ठीक है। ए सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है, ए दो ऑप्शन में दे रखा है। इसके बाद आपकी मलंज खंड यानी बी, ये मध्य प्रदेश में, अग्निकुंडाला आंध्र प्रदेश में, और मामंदूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो इस प्रकार तो आपका ए का क्या, ए सबसे पहले आएगी, उसके बाद बी, ABCD। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर क्या हो जाता है? राइट हो जाता है, ठीक है जी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भारत में मानसून की स्थिति से पूछा गया है। भारत में वर्षा के बारे में सही कथन पहचानना है, ठीक है। सितंबर के अंत तक मानसून जो है भारत के उत्तर पश्चिम से पूरी तरह पीछे हट जाता है। तो देखिए, सितंबर से शुरू होकर और सितंबर के अंत तक जो मानसून है वो उत्तर पश्चिम भारत से पूरी तरीके से रिट्रीट हो जाता है, लौट जाता है। ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है, ये आपका राइट है। भारत में मानसून की वर्षा पश्चिम से पूर्वी की ओर क्या होती है? कम होती है। तो नहीं, ये विपरीत होता है, क्योंकि भारत में मानसून की वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होती है? कम होती है। तो बी आपका गलत है। भारत के दक्षिणी भाग में मानसून की शुरुआत का सामान्य समय जून है, तो जून के माह में मानसून की प्रक्रिया दक्षिणी भाग में शुरू हो जाती है, बिल्कुल सही कथन हो जाता है। ए और सी राइट है। पश्चिमी हिमालय में प्राप्त वर्षा की मात्रा पूर्वी हिमालय से अधिक है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं मेघालय जैसे इलाका जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है वो कहाँ पर है? पूर्वी हिमालय में। तो ये कथन भी आपका क्या है? वही गलत है। तो ए और सी आपका राइट है, ए और सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए क्वेश्चन का एंड हो गया। अब अगले वीडियो में हम देखिए 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। CUET PG के क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल? टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल आपके 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। और 90 मिनट का टाइम रहता है, ठीक है। अभी हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद कितने क्वेश्चन और करने हैं हमको? कितने करने? 45 क्वेश्चन और करने हैं, वो हम अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है जी। अब देखिए, जो CUET PG का पेपर है ये जो है देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों जैसे कि JNU DU BHU जैसे और अन्य जितने प्रतिष्ठित या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए कराया जाता है, ठीक है। तो आप सब इसकी तैयारी कर सकते हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है। और इसके फॉर्म भी आ रखे हैं आपकी, 14 तक लास्ट डेट है, फॉर्म भर के आप कर सकते हैं तैयारी, ठीक है जी। चलिए आपसे मिलते हैं अगले
और ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।